सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पहले परिचय देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड मैटर एंड देयर बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जो किससे डील करती है? एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड मैटर एंड देयर बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? सर एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, किसमें? वर्ल्ड में। और फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया में किसे कहा जाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मैटर एंड इट्स स्टेट। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसी को बस कवर करेंगे, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैटर एंड इट्स स्टेट जो सेकंड चैप्टर है, इसका देखते हैं। मैटर है क्या? एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग एंड इन द यूनिवर्स दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मास और स्पेस को कवर करता है वो मैटर कहलाता है। इट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन विद। ये बहुत ही छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम नेकेड नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर की प्रकृति देख लेते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटा कण रखता है। फैक्ट, ए सिंगल स्मॉल क्रिस्टल लाइक कंटेन मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल। जो एक सिंगल स्मॉल क्रिस्टल होता है, लाइक जैसे साल्ट को ले लीजिए, उसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस में छोटे पार्टिकल होते हैं। दिस पार्टिकल कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू even smaller particle. Example, this can be observed when a drop of Dettol is added to water. Its smell spread and throw out. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन टोटल देयर आर 5 स्टेट। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड का। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल आर वेरी क्लोजली एंड स्ट्रांगली बाउंड इन फिक्स पोजीशन। जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोजली और स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एक इन फिक्स पोजीशन ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिफाइनाइट शेप होता है इसका, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे इसे दबाया नहीं जाता किसी भी ठोस वस्तु को। इसका एक शेप, निश्चित शेप होता है, इसका एक निश्चित आयतन होता है, और इसकी बाउंड्री भी सेम स्पष्ट रहती है। तो ये हो गया सॉलिड का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर कंपेयर टू सॉलिड। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है लिक्विड में वो कम लगता है अपेक्षाकृत सॉलिड के। चलिए तो इसको देखते हैं। और जो इसे क्या अलाउ करता है? पार्टिकल टू मूव। लिक्विड में क्या है? पार्टिकल मूव करते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में इसमें नो डिफाइनाइट शेप। लिक्विड में देखिए, पानी में कौन सा शेप रहता है? लिक्विड में इधर उधर चलता रहता है। डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। आयतन निश्चित रहता है। द एबिलिटी टू फ्लो। इसमें फ्लो होने की एबिलिटी रहती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन फैलने की भी दर रहती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल मूव करते हैं फ्रीली एंड हैव मोर स्पेस। इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, मिल्क है, वाटर है। अब गैस स्टेट का देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी वीक। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा गैस में सबसे कम होता है। पार्टिकल आर ए पार्ट ऑफ आर ए पार्ट। इसमें जो पार्टिकल है बहुत ही दूर दूर होते हैं। नो डिफाइनाइट शेप। इसमें कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल मूव रैंडमली। जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड एंड फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर।
और फिल करते हैं जो इंटायर वॉल्यूम ऑफ द जो जितना भी आयतन खाली रहता है कंटेनर में वो सबको फुलफिल करते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल है। ये लार्ज वॉल्यूम कंप्रेसिबल मतलब इसको सम्पिड किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। जैसे ये लार्ज वॉल्यूम कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। जैसे एलपीजी में गैस नहीं भरा जाता है लार्ज वॉल्यूम को, उसको स्मॉल सिलेंडर में एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कंप्रेस्ड गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्लाज्मा, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेज, जो प्लाज्मा है फोर्थ स्टेज है और फाइव स्टेज बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन है। फार्म व्हेन गैस पार्टिकल आर हीटेड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये कब बनता है प्लाज्मा, जो चौथी अवस्था है मैटर की, ये कब बनती है जब गैस पार्टिकल को हीट किया जाता है। गैस को टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है। द गैस बिकम आयोनाइज, और वो गैस आयोनाइज हो जाती है। फार्मिंग ए स्टेट पार्टिकल, और बनाती है एक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। एग्जाम्पल द सन एंड ऑल अदर। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं सन और जो ऑल अदर स्टार्स हैं साइन करते हैं, चमकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के प्रेजेंस के ही कारण लोग चमकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है मैटर की। ये कब बनती है? फॉर्म व्हेन गैसियस पार्टिकल आर कूलेड। देखिए प्लाज्मा में क्या था, जब गैसियस पार्टिकल को हीट कर रहे थे तो वो एक्सट्रीमली आयोनाइज्ड हो जा रहा था। और इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या है, पार्टिकल आर कूल्ड, गैस पार्टिकल को ठंडा किया जाता है तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पर कूल किया जाता है। प्रेडिक्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। इसको किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस बिकम लिक्विड, जो हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विड बन जाती है कब? -240 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड पर। ऑक्सीजन गैस बिकम लिक्विड, कब लिक्विड बन जाती है? एट वन -180 सेंटीग्रेड टू -183 सेंटीग्रेड पर। और नाइट्रोजन गैस बिकम लिक्विड, नाइट्रोजन कब लिक्विड बन जाती है? -194 सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग। मेल्टिंग मतलब गलना, फ्यूजन मतलब पिघलना। द प्रोसेस ऑफ ए सॉलिड चेंजिंग टू ए लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है अपॉन हीटिंग, हीट करने पर, तो उसे ही मेल्टिंग कहा जाता है। On heat, on increasing temperature the kinetic energy of particle increases। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ती है। causing them to vibrate rapidly, और काज करती है वाइब्रेट रेडिवली, और वो बहुत ही तेज से जो पार्टिकल है वाइब्रेट करते हैं ओवर कब? इंटरमालिकुलर स्पेस, और इंटरमालिकुलर स्पेस से आगे निकलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक। जब जब सॉलिड मेल्ट होता है, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब पर जब ये चेंज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है टू चेंज बदलने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज, बिना टेम्परेचर में चेंज किए इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना ही लेटेंट हीट कहलाता है। फॉर एग्जांपल में आप जैसे आइस को ले लीजिए, आइस को आप जब तक गर्म करेंगे उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट, उसमें जो ठंडई है, ठंडाई है, वो लेटेंट हीट वही कहलाता है कि जब तक वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वाटर का। जब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तब वो हीट कहलाता है। लेटेंट हीट मतलब उसको गर्म कर रहे हैं तो नहीं ना पता चलता है कि कितना गर्म हुआ है, क्या हुआ, जब तक पिघलता है, वही उसकी लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है।
ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब वो मेल्ट होता है, जैसे बर्फ़ पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कहाँ बढ़ता है, जब वो पिघल जाता है तो उसके बाद उसकी टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसे वही कहा गया है, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 0 सेंटीग्रेड फॉर आइस बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। क्योंकि जो बर्फ़ रहता है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, और जो हीट दिया जाता है वो उसको ब्रेक डाउन में यूज होता है, और वो टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पार्टिकल इन वाटर एनर्जी देन पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर, उसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure. Water boiling point is 100 centigrade. Latent heat of vaporization, latent heat of vaporization क्या होता है, the amount of heat energy required to change a 1 kg of liquid into gas. द वेपराइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, द लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में बदले और लिक्विड को गैस में चेंज करना ही वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड कहलाता है। एट 100 सेंटीग्रेड स्टीम वेपर पार्टिकल है मोर एनर्जी देन वाटर पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है सॉलिड को गैस में चेंज करना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड में चेंज हुए, जैसे पानी का हो गया वाष्प में बदल जाना, उसी को ही क्या कहा जाता है, गैस में, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कम्फोर हो गया, कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्ट लिक्विड से क्या सॉलिड से गैस में चला जाता है, लिक्विड में नहीं चेंज होता है। नेफ्थलीन बॉल कपूर की गोलियां भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से गैस में। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, डायरेक्ट जो चेंज ऑफ गैस है इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए, इस कारण डिपोजिशन। द एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन ब्लॉन्ड बॉल्स फ्रॉम गैस। नेफ्थलीन जो गोलियां होती है उसको बनाने में गैस से और ड्राई आइस फॉर्मेशन में डिपोजिशन प्रोसेस होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो टुगेदर डिटरमाइन होता है स्टेट ऑफ सबस्टेंस के स्टेट में। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड। बिना प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर को कम किए बिना गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। Solid carbon dioxide also moves dry ice and turn directly into the gas when pressure is decreased. Evaporation, evaporation क्या होता है, the phenomena of a liquid changing into vapor at a temperature below its boiling point. Factor affecting evaporation, इवापोरेशन को कौन इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया। इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इवापोरेशन कब ज़्यादा होगा, जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। स्प्रेडिंग क्लॉथ टू द ड्राई फास्टर, जैसे कपड़े को फैलाकर ज़्यादा रखेंगे तो वो जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन कम होगा। विंड स्पीड भी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, जब विंड स्पीड हवा की गति तेज होगी तो इवापोरेशन भी तेज होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जो इवापोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के, टेम्परेचर के और विंड स्पीड के। ह्यूमिडिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, जो वाष्पीकरण के कारण शीतलता। During evaporation, particle of liquid absorb energy from the surrounding
एंड रीगेन द एनर्जी लॉस्ट। जब इवापोरेशन होता है द लिक्विड का पार्टिकल क्या एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, एंड रीगेन द एनर्जी लॉस्ट, फिर से अपना जो एनर्जी उसने लॉस्ट कर दिया उसको प्राप्त करता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स इट सराउंडिंग कूल। यही जो एनर्जी प्राप्त करता है, एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, वो उसे कूल बनाता है। एग्जाम्पल में स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ टॉप और ऑन ए हॉट डे मेक द सरफेस कूल। जैसे कि आप अगर छत पे गर्मी के समय में पानी को फैला देंगे तो वो सरफेस को ठंडा कर देता है। फीलिंग कूल व्हेन एसीटोन है और सैनिटाइजर इज पोर्ड ऑन द फार्म। जब एसीटोन और सैनिटाइजर को हथेली पर रखा जाता है तो कूल फीलिंग होता है। सब एग्जांपल है जैसे वियरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। जो वियरिंग कॉटन क्लॉथ को पहनते हैं गर्मियों के समय में, एब्जॉर्ब स्वीट, वो स्वीट को पसीने को एब्जॉर्ब करता है, विच इवापोरेट, जो इवापोरेट करता है, एंड कॉज कूलिंग, कूलिंग को कारण होता है। वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वाटर रिमेन कूल इन द अर्थन पॉट। जैसे सुराही और मटका में क्या होता है, पानी हमेशा ठंडा रहता है। चलिए तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिक्सर एंड सेपरेशन टेक्निक। जो मिक्सर है उसका कैसे सेपरेट किया जाता है। टाइप ऑफ सबस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। पहले है प्योर सबस्टेंट। प्योर सबस्टेंट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सबस्टेंस है वो क्या करते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल रखते हैं। एग्जांपल में एलिमेंट, कंपाउंड। तो मिक्सर में क्या है, जो इम्प्योर या मिक्सर या इम्प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सबस्टेंस विच मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शनल। मिक्सचर इम्प्योर सबस्टेंस में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस मिक्स होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में। और सिंगल प्योर सबस्टेंस में क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें एक प्रकार का पार्टिकल होता है। एग्जांपल में सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर मिक्सर एंड देयर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड इज ए प्योर कंपाउंड एंड फॉर एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर मिक्सर एंड दियर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड इज ए प्योर कंपाउंड एंड कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। और जो सोडियम क्लोराइड्स आर कंपाउंड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, इसको फिजिकली हम लोग अलग नहीं कर सकते। टाइप ऑफ मिक्सर में देखते हैं, होमोजीनस मिक्सर, हेट्रोजीनस मिक्सर। होमोजीनस मिक्सर में क्या होता हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिट थ्रू आउट, जिसमें एक यूनिफॉर्म होता है। द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी सेंस सेपरेटली। होमोजीनस में इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जैसे वाटर और चीनी को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे वाटर नमक को अलग नहीं किया जाता है। क्या है, होमोजीनस मिक्सर है। जैसे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, उसको अलग कर सकते नहीं। जो भी चीज़ किसी में मिक्स हो जाए वो ही एकदम उसे ही होमोजीनस मिक्सर कहते हैं। जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, लेमनेड। कुछ हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सर। हेट्रोजीनस मिक्सर में क्या होता है, हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी सीन सेपरेटली, और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता और इसे सेपरेटली देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर। जैसे वाटर और पानी को मिलाएंगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे ना, तो उसे ही हेट्रोजीनस कहते हैं। ऑयल्स एंड वाटर को एक में मिक्स करेंगे वो भी अलग हो जाएंगे, सॉइल एंड वाटर ये भी अलग हो जाएंगे, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सर है। अब इसके हम लोग जो हेट्रोजीनस हैं इसको हम सेपरेशन की विधियाँ इनकी देख लेते हैं। जैसे बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक साइज, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इसके आधार पर हम लोग सेपरेशन कर लिए। तो वो देखते हैं नेक्स्ट। पहला जो है सेपरेशन का मेथड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस से होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। प्रोसेस इस कैसे होता है, यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉलिड। जो प्योर सॉलिड क्रिस्टल है उसको सोल्यूशन से यूज़ किया जाता है प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल में सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से जैसे समुद्र से जल को अलग करना, मेकिंग
नेक्स्ट है सेपरेशन मेथड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है पहले वो देखते हैं। डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, वही इसका प्रिंसिपल है। प्रोसेस कैसे होता है, कंपोनेंट विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट फर्स्ट। जो कंपोनेंट है जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी है, वो पहले इवापोरेट होगा, पर इट्स कंडेंस टू सेपरेट इट। और जो वेपर निकलेगा उसी को कंडेंस हो जाएगा, उसे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेटिंग वाइन एंड वाटर, जैसे वाइन और वाटर को अलग करना। सेपरेटिंग टू मेक डिस्टिल वाटर, जैसे डिस्टिल्ड वाटर से इम्प्योरिटी को निकालना। और सेपरेटिंग सेपरेटिंग इथेनॉल फ्रॉम वाटर, इथेनॉल को वाटर से अलग करना। सब्लिमेशन में क्या होता है, वन कंपोनेंट सब्लिम्ड गैस सॉलिड टू गैस व्हाइल द अदर डज नॉट। इसमें सब्सटेंस क्या होता है, सब ऊर्ध्वाधर हो जाता है उसका, जैसे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है और एक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, separating camphor and ammonium chloride from impurity, separating iodine from other solid। जैसे वो क्या बोलते हैं, कपूर को अलग करना, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना फ्रॉम इम्प्योरिटी। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, स्प्रेटिंग ए मिक्सर ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सर ऑफ लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है लिक्विड को फ्रॉम डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट से। इसका प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और कंपोनेंट इवेपोरेट करता है एंड आर कलेक्टेड एट दियर रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट। और इसको कलेक्ट किया जाता है उसके जो भी रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे। फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम को अलग करना, लाइक गैसोलीन, डीजल, केरोसिन। और सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को अलग करना। ये किसके थ्रू किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको अलग किया जाता है। अब पांचवा हम लोग देख लेते हैं सेपरेशन मेथड। जो मिक्सर का सेपरेशन मेथड है पांचवा, क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट क्या था हम लोग देखे थे फर्स्ट हम लोग देखे थे डिस्टिलेशन, फिर क्रिस्टल, और फिर सब्लिमेशन, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी में कैसे सेपरेट किया जाता है, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। इसमें क्या है, जो एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस में इसको अलग किया जाता है। जैसे यूज टू सेपरेट सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। इसको कब यूज़ किया जाता है, जैसे सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया है सेम सॉल्वेंट में, उसके थ्रू इसको अलग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सेपरेटिंग डिफरेंट कलर फ्रॉम एन इंक, इंक से अलग अलग कलर को अलग करना। डिटेक्टिंग ड्रग इन द ब्लड से ड्रग्स को अलग करना। ये सब किसके थ्रू किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट है सेपरेशन मेथड स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, यूज फॉर सेपरेटिंग सबस्टेंस विच आर स्टीम वोलाटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। इसको कब यूज किया जाता है, जब सबस्टेंस क्या होता है, स्टीम वोलाटाइल होता है और इमिसिबल होता है विथ वाटर। जैसे एग्जाम्पल में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द प्लांट, यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है उसको अलग कर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मालिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट है क्या, एलिमेंट A basic, a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर की एक बेसिक यूनिट जो कैन नॉट बी ब्रोकन, जो टूट नहीं सकती, इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिंपल सबस्टेंस में नहीं टूट सकती है, उसे ही एलिमेंट कहते हैं। फैक्ट, द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। It was defined by Antonio Lavoisier। जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट किसने टर्म दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने, कब, 1661 में। और इसको पहली बार किसने डिफाइन किया था, एंटोनी लेवोसियर ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एटॉमिक नंबर। जो प्रत्येक
एलिमेंट होता है तो कैसे पहचाना जाता है? एक यूनिक एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन उससे कर सकते हैं। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, एलिमेंट को हम लोग मेटल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन मेटल में भी और मेटल मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है पृथ्वी में जो मुख्य एलिमेंट है कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिकॉन 22.57%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5.3% और कैल्शियम 2.6%। तो इसकी ट्रिक है 4 मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट में क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम है। इसकी ट्रिक याद करने की है ओसीआल। सबसे ज्यादा कौन है अर्थ क्रस्ट में? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख ह्यूमन बॉडी में सबसे जो मुख्य एलिमेंट पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं? फाइबर, सेलुलर रिस्पिरेशन कंपोनेंट वाटर के थ्रू इसमें रहता है। कार्बन कितना? 18.5%, फार्म ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक डीएनए, प्रोटीन। हाइड्रोजन 9.5% कंपोनेंट ऑफ वाटर, एनर्जी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। नाइट्रोजन है 3.2%। सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कैल्शियम 1.5%। बोन, टीथ और मसल्स के जो कंट्रक्शन में ये यूज़ होता है। और फास्फोरस 1.0%, डीएनए, एटीपी फॉर्मेशन और बोन फॉर्मेशन में। तो अभी ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि जो ह्यूमन के बॉडी में कौन से एलिमेंट्स सीरीज में इसको अरेंज करने के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया था। अभी हाल ही में जो स्टेट बीसीएस का एग्जाम हुआ है, यूपी बीसीएस का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड। ए प्योर सबस्टेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। प्योर सबस्टेंस क्या है? जो बनता है टू और मोर एलिमेंट, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बनता है, केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जो केमिकली कंबाइन होता है इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मास के द्वारा फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन। कंपाउंड की हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो इंटायरली फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है उसे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल में जैसे वाटर हो गया, वाटर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, कंबस्टिबल गैस है और जलन से जलती है। और ऑक्सीजन सपोर्ट कर, ऑक्सीजन जल दहन में क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो एग्जाम्पल है किसका? कंपाउंड का ये एग्जाम्पल है। तो हम लोग आई होप कि हाँ, पीछे हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? फ्रीली इन नेचर, जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाया जाता है, उसे ही मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज ए केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। ये क्या है? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम का। जैसे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्या होता है? मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जो एटम है वो बने होते हैं सेम एलिमेंट के, लाइक जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर। इसमें डिफरेंट एटम तो नहीं है जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सेम होमोन्यूक्लियर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लाइक H2O, CO2। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बेसिक से कंप्लीट करते हैं। एटम, एटम है क्या? द स्मॉलेस्ट, अभी कर देते थे,
The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. तत्व का सबसे छोटा जो कण होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है एटम कहते हैं। ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कब की थी? 1897 में। और नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। इसको की थी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड जो भी ऑप्शन देंगे। और कब की थी? 1886 और 1911। और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मास द प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड्स मॉडल 1911 में दिया था। बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉयल। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कब दिया था? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में दिया था, जो किस पर बेस्ड थी? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थी। ऑन ए थीन गोल्ड फॉयल पे। डिस्कवरी एंड कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? मोस्ट ऑफ द एटम इज इम्पटी स्टेट। जो मैक्सिमम एटम है उसमें इम्पटी स्पेस होता है। मोहर जी ने क्या बताया था? सॉरी, रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था? देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस वेयर मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था? एवरी एटम हैज ए स्पेस। हर एटम के बीच में स्पेस होता है। और पॉजिटिवली जो चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और सेकेंड उन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ऑर्बिटल में। और इनकी लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू न्यूक्लियस व्हिच डज नॉट हैपन। जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है एनर्जी एंड इवेंचुअली जब वो अचानक से न्यूक्लियस में इंटर करता है, तो जिसको इन्होंने नहीं बताया था। और बोहर मॉडल चलते देखते हैं कब दिया गया था। बोहर मॉडल दिए थे 1930 में। और इसमें क्या था देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स डिस्क्रीट ऑर्बिटल कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में, जिसे क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल और सेल। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये के एल एम है, ये सब सेल हो गए। सेल में ये इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते हैं ऐसे। उसी के बारे में बताए थे। वाइल रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस ऑर्बिटल में के एल एम एन इस सेल में, तो ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। Energy is absorbed when an electron jump into higher. Energy is absorbed when an electron jump to a higher orbital and emitted when it fall into a lower orbital. एनर्जी कब एब्जॉर्ब होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। और इमिट कब होता है? जब ये फॉल करते हैं लोअर ऑर्बिटल में। जब ये फॉल करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिटल नंबर। जो 2n² है इसके द्वारा क्या किया जाता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में रहेंगे उसका पता लगाया जाता है। जैसे के सेल में कितने होगा? के सेल में 2n² तो क्या हो गया? 2 × 1। तो क्या के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2n² पे रखिए ना आप लोग, n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4,
2 का स्क्वायर 4, 4 दूना का 8, तो एन सेल में 8 हो गया। इस पर मान रखेंगे एन बराबर 3 रखेंगे तो एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। एन सेल में एन स्क्वायर एन की जगह 4 रखेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर के फार्मूले पर रख कर निकाला जाता है। तो चलिए इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी बोहर मॉडल की। इट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन। ये केवल एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पर हाइड्रोजन पे अप्लीकेबल था। इट फेल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, यह फेल कर दिया था मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के एटम के लिए। और कुड नॉट एक्सप्लेन सबसेल, और सबसेल को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो बोहर जी थे इन्होंने ये क्यों सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल था, इनका ये जो रूल था, और ये फेल हो गया था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एक्सप्लेन करने में, और ये सब सेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया था? श्रोडिंजर ने। कब? 1926 में। मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम, ये मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम था। की कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन बट इन ए रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो क्वांटम मैकेनिक मॉडल था किस पर था? मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो मॉडर्न मॉडल था उस पर था। इसका की कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन फिक्स्ड ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट इन ए रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल कहते थे द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम आर्कर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज़्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, जैसे एस पी डी एफ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड, यह इम्पॉसिबल था टू डिटरमाइन करना द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ए न्यूट्रल एटम। मास नंबर क्या होता है? इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो इक्वल नंबर होता है उसे मास नंबर कहते हैं, या परमाणु भार कहते हैं, या एटॉमिक मास कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से माइनस जेड। एटॉमिक नंबर में से मास नंबर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार। चलिए चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप है आइसोबार ईटीसी। आइसोटोप क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट बट। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और कार्बन के क्या है? कार्बन कार्बन 14, कार्बन 12, C6। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, सब में एटॉमिक मास डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसे आइसोटोप कहते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का यूज़ कहाँ होता है? यूरेनियम 235 फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का यूज होता है। कोबाल्ट 60 का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। आयोडीन 131 का ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर में होता है। ड्यूटेरियम का होता है हैवी वाटर जिसे बोलते हैं, मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। कार्बन 14 का यूज कार्बन डेटिंग में टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, जो जीवाश्म है उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 का यूज होता है। नेक्स्ट है टेक्नेटियम। टेक्नेटियम का मेडिकल इमेजिंग में होता है। प्लूटोनियम का न्यूक्लियर पावर का एंड वीपन में यूज होता है। आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट
एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है उसे आइसोबार कहते हैं। लाइक एग्जांपल में देखिए, आर्गन हो गया 18, उसका 40, कैल्शियम का 20 हो गया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 40 हो गया। देखिए एटॉमिक मास क्या है, सेम है, तो ये आइसोबार है। और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, 18 है, इसका 20 है, तो ये आइसोबार हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, एटम और आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, नियान, नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में जैसे, मैग्नीशियम में अभी तो फिलहाल 12 होते हैं बट इस पे +2 चार्ज लग गया है तो क्या हो गया, मतलब 2 की इसमें कमी होगी ना, 12 में से 2 गया तो कितना होता है, 9 प्लस माइनस लग गया तो क्या हो गया, एक ऐड इसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एक बढ़ोतरी हो गई, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है बट इसमें 2 लग गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएगा। वैसे ही उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसोटोन्स किसे कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, न्यूट्रॉन इन कार्बन 14 एंड न्यूट्रॉन इन कार्बन, न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन इन कार्बन में देखिए 14 होता है, 14 माइनस 6 8 हो गया। न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन 16 माइनस 8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ए मोल इज द यूनिट दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मोल क्या है, ऐसी यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कितने सबस्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू, कितना होता है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है एटम मॉलिक्यूल्स। दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। जो ये एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स है, इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस इज ग्राम। एक मोल में जो सबस्टेंस होता है इन ग्राम में उसे ही मास कहते हैं। जैसे 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने, सॉरी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ H2 में कितने हो गए, 18 ग्राम। जैसे 18 कैसे हो गया, 16 प्लस 2 इसका, जैसे एटॉमिक मास काउंट किया जाता है तो 18 ग्राम हो गया। CO2 में कार्बन का कितना हो गया, 12 एटॉमिक मास हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 32 हो गया, तो 44 हो गया ना। और ऑक्सीजन का 16 और 2 मॉलिक्यूल है तो 16 प्लस 16 32 ग्राम हो गया। 1 मोल O2 में 32 ग्राम होगा, 1 मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम होगा, 1 मोल ऑफ CO2 में 44 ग्राम्स होगा। फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास प्लस मोलर मास। मोल्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास और मोलर मास को फार्मूले पे हम निकालेंगे। जैसे मोल इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो गिवन मास 90 हो गया और मोलर मास वाटर का कितना हुआ है, अभी हम लोग देखे थे 18 हुआ ना। जैसे ऑक्सीजन का 16 होगा तो एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 2 तो 18 हो गया मोलर मास। तो 18 18 × 90 तो 5 मोल आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग ये अपनी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।